स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड यानी फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे बढ़ाते हुए बॉन्ड ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें बॉन्ड ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यानी अनुमान या सन्निकटन। बॉन्ड ओपेनहाइमर सन्निकटन द्वारा हैमिल्टनियन संकारक का उपयोग करते हुए यानी हैमिल्टनियन जो ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, उनका उपयोग करते हुए अणुओं की ऊर्जा एवं आणविक तथा परमाणुविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति को व्यक्त किया जाता है। किसी अणु की कुल ऊर्जा उसकी समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। द atomic or linear spectra arise from the transition of an electron between the atomic energy level, whereas band or molecular spectra arise from three type of energy changes, that is molecular rotation, molecular vibration and electronic transition. Thus total energy of molecule according to bond Oppenheimer approximation is equal है वो होती है लगभग हमारे पास E इज इक्वल टू ई टी आर प्लस ई आर प्लस ई म्यू प्लस ई ई। यहाँ पे जो टी आर है, ई टी आर, ये है ट्रांजिशनल एनर्जी। ई आर ओ टी से जिसे प्रदर्शित किया गया ये है रोटेशनल एनर्जी यानी घूर्णन ऊर्जा। ई वी आई बी का मतलब है वाइब्रेशनल एनर्जी यानी वाइब्रेशन की ऊर्जा, अणुओं के कंपन की ऊर्जा। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब एज ट्रांजिशनल एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट्स वैल्यू इज नेग्लिजिबल स्मॉल, सो इट मे बी neglected, therefore the complete internal energy of a molecule। अब जो हमारे पास जो वाइब्रेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है ई हमारे पास में ट्रांजिशन जो एनर्जी है उसकी ऊर्जा का मान कम होने के कारण जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास होगी E इज इक्वल टू ई आर, ई म्यू और ई यानी रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है और अपने पास इलेक्ट्रॉनिक है। फर्दर हम जो एनर्जी लेवल देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है ये सबसे ज़्यादा है, वाइब्रेशनल का उससे कम है और रोटेशनल का उससे कम होता है। तो टोटल एनर्जी change of a molecule can be represented by this equation यानी E total is equal to del E electronic, del E vibrational, del E rotational. The approximation order of all these three are of order del जो टोटल है, हाँ ये अब हमारे पास है द अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ दीज थ्री आर डेल जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है और वाइब्रेशनल का लगभग बराबर होता है इंटू 10 की पावर 3 ये लगभग होती है डेल ई रोटेशनल 10 की पावर 6। बिकॉज इन वन रोटेशन देर इज in 10 to raise 3 vibrations, so there is vast difference in their order, so it is assumed that rotation and vibrational take place independently and do not affect one another. This is known as bond Oppenheimer approximation।
Von Oppenheimer also assumed that nucleus is motionless, so there is no change in bond length or of a bond at a time of rotation. Therefore, rotation and vibration do not affect each other. नाभिक के विन्यास को स्थिर माना जा सकता है और स्थिर विन्यास के लिए जो हमारे पास यानी जो नाभिक का विन्यास लगभग स्थिर होता है और इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक का द्रव्यमान काफ़ी अधिक होता है तो उसकी गति कम होती है। नाभिक जितनी देर में जरा सी गति करता है उतनी देर में इलेक्ट्रॉन के काफ़ी चक्कर हो जाता है, अतः इलेक्ट्रॉनों को बहुत धीमा गति से चलता हुआ नाभिक एक स्थिर बिंदु आवेश की तरह दिखाई देता है, जबकि नाभिक को तेजी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन आवेश के त्रिविम वितरण प्रतीत होते हैं, अतः नाभिक के विन्यास को हम स्थिर मान सकते हैं। इस स्थिर विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर समीकरण को हल कर सकते हैं। इसमें आणविक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा एवं तरंग फलन को ज्ञात किया जा सकता है। As electronic energy is quantized in atom, similarly these energies जो इलेक्ट्रॉनिक है वाइब्रेशनल और रोटेशन आर क्वांटाइज फॉर ए मॉलिक्यूल। रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय रोटेशनल क्वांटम नंबर, यानी जो रोटेशनल एनर्जी है वो निकलती है रोटेशनल क्वांटम नंबर जिसे जे द्वारा प्रदर्शित करेंगे। वाइब्रेशनल एनर्जी है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जिसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यानी रोटेशनल क्वांटम नंबर हो गया हमारे पास में और ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। इसके द्वारा इन एनर्जी को हम ज्ञात करेंगे। यह हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसमें हम जो विभिन्न मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल को शो किया जा रहा है। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास है वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन, ये है प्योर रोटेशनल और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आगे हम देखते हैं कि ER यानी जो रोटेशनल है हमारे पास में यह है J ब्रैकेट में J+1 H² अपॉन 8π² I। उसके बाद हमारे पास है जो म्यू यानी वाइब्रेशनल म्यू प्लस हाफ ब्रैकेट में H/2π K अपॉन म्यू का अंडर रूट। तीसरी हमारे पास ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है -2π² me⁴ z² n² h²। हमें यहाँ पता है कि J म्यू एन आर इंटीग्रल्स I K म्यू आर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूस मास ऑफ ए मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली। यानी I और J, I और K, I K म्यू आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स कांस्टेंट और जो रिड्यूस्ड मास है ये है हमारे पास, ये रेस्पेक्टिवली इनकी वैल्यू है। अब हमारे पास associated with the each electronic state there is a series of vibrational energy level specified by the vibrational quantum number mu
and associate with each vibrational energy level. These are a series of rotational energy level जो कि हम अभी डायग्राम में दिखा चुके हैं. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू रोटेशनल एनर्जी लेवल इज मिनिमम. Slightly more between vibrational level and maximal level between two electronic ट्रांजिशन लेवल. हम इस डायग्राम को पुनः देखते हैं. ये देखिए कि हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है टू रोटेशनल का, यहाँ पे देखिए ये टू रोटेशनल का, यहाँ पे ये टू रोटेशनल का एनर्जी लेवल है इस जगह. ये हमारे पास मिनिमम है और इससे ज़्यादा थोड़ा सा हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ये हमारे पास है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल. और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का वो है हमारे पास ये इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. इसका मतलब रोटेशनल का जो है वो सबसे कम है, वाइब्रेशनल का एनर्जी लेवल उससे ज़्यादा है और ट्रांजिशन का जो एनर्जी लेवल है वो सबसे ज़्यादा है. तो ये हुआ हमारे पास बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन. अब हम चर्चा करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की. मिनिमम नंबर ऑफ independent quantities or coordinates required to specify the position of a particle in space is called degree of freedom. We need 3 coordinates to specify the center of gravity of a molecule. हम देखते हैं कि एक अणु की कितनी प्रकार की गतियां हो सकती है. यह उनकी स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है. त्रिविम आकाश में हम जानते हैं कि हमारे पास जो होता है एक्स, वाई और जेड, 3 निर्देशांक होते हैं. हीलियम है, आर्गन जैसी जो एक परमाणविक गैसों की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी उसकी संख्या होती है 3 हमेशा. किसी अणु की एक्स वाई जेड अक्षों में होने वाली जो गति है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल मोशन. क्योंकि एक परमाणु अणु में केवल एक ट्रांजिशनल जो मोशन है वो ही हो सकता है. जो मोनोएटॉमिक अणु होते हैं, एक परमाणु होते हैं, उसमें केवल स्थानांतरण गतियाँ ही हो सकती है. और किसी अणु के लिए आकाश के 3 अक्षों में गति करने की संभावना समान होती है. अतः समस्त एक परमाणु अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हमेशा कितना होता है? 3 होता है. देखिए हम इस टेबल में देखते हैं. ये देखिए एक परमाणु है, ये इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी 3n हमेशा क्या रहेगा इनके लिए? 3n, जिसमें ट्रांजिशनल जो मोशन है वो 3 है, रोटेशनल 0 है, वाइब्रेशनल भी इसके अंदर कितना रहेगा? 0 रहेगा. अब हम बात करते हैं अभी हमने जैसे बताया कि मोनोएटॉमिक गैस हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए gas has n atom then the total degree of freedom will be 3n. अब हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए. फॉर ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल
या पॉलीएटॉमिक लीनियर molecule is like a rigid rotator which has 2 degrees of freedom for rotation, thus remaining 3n minus 3 minus 2 is equal to 3n minus 5 are the degree of freedom for the vibrational motion. 3n minus 5 A non-linear has 3 degrees of freedom for rotation, 3 degrees of freedom for rotation. So its degree of freedom for vibrational molecule is 3n minus 6. Non-linear यानी एक अरेखीय molecule के लिए. Thus we can say that a linear molecule यानी जो रेखीय मोलिक्यूल है हमारे पास, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल यानी कंपन की जो गतियां हैं वो हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है उसके 3n माइनस 5, जबकि जो नॉन लीनियर है हमारे पास जो अरेखीय मोलिक्यूल है तो उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या हमारे पास क्या होती है 3n माइनस 6, और जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल. डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं. जैसे कि ये हमारे पास एक प्रथम ये टेबल है, इसमें He में ये एक एटम है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया 3n. H2 3n में हमारे पास n इज इक्वल टू 1, अतः जो ट्रांजिशनल मोशन है वो 3 हो गए, रोटेशनल हमारे पास 0 हो गया और वाइब्रेशनल भी हमारे पास कितना हो गया 0 हो गया. H2 में देखिए यानी ये फॉर्मूला हुआ हमारे पास 3n माइनस 5. इसके लिए 3n माइनस 5 n इज इक्वल टू 2, n माइनस 5 यानी n इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 2. जिसमें ट्रांजिशनल हमारे पास हुए 3 और रोटेशनल है हमारे पास 2, तो वाइब्रेशनल कितने हुए हमारे पास 1, यानी 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर. नॉन लीनियर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, जैसे कि हम बात करते हैं इसकी H2O की, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास 3n माइनस 6. 3n माइनस 6, n कितने हो गए 3, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, जिसमें ट्रांजिशनल 3 हमारे पास, इसके लिए रोटेशनल 3 है और वाइब्रेशनल भी कितना हो गया हमारे पास 3 है. अब हम बात करते हैं लीनियर के लिए. लीनियर जो है हमारे पास रेखीय के लिए 3 है हमारे पास, ये 3n माइनस 5 रेखीय होता है तो हमारे पास ये हो गया 3n माइनस 5. वाइब्रेशनल जो है गतियाँ ये हमारे पास कितने हुई 4 इसके अंदर प्राप्त हुई है. इसी प्रकार हम H2C2H2 की बात करते हैं. ये हमारे पास रेखीय है, रेखीय के लिए सेम यही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास 3n माइनस 5. तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 5 यानी 12 माइनस 5
इज इक्वल टू 7, यानी जो वाइब्रेशनल की गतियाँ हैं इसके अंदर हमारे पास 7 प्राप्त होगी। इस तरह से हमारे पास हम ओवरऑल यह समझ सकते हैं कि जब एक एटम हो तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 3n, 2 या ज़्यादा उसमें एटम हो, पॉली या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा जब संरचना रेखीय हो, और जब रेखीय ना हो तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 3n-6। इसके द्वारा हमारे पास निकलेंगे वाइब्रेशनल मोमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।